Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 3, continuation of 5th chapter, magnetism and matter. Today we are going to discuss about Earth's magnetism. पहले डिस्कस करने से पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि अगर हम अर्थ को एज अ मैग्नेट इमेजिन करें तो लोगों के क्या क्या परसेप्शन रहे हैं. वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आपको आइडिया मिल जाए जिसके थ्रू हम क्या करें आगे इजीली बढ़ सकते हैं. क्योंकि अर्थ मैग्नेट की तरह किस सिचुएशन में बिहेव करता है और क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो तभी हम समझ पाएंगे जब ये 4 पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो अब अगर हमने स्टार्ट किया तो यहां पे एक और छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब हम ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो जो फ्रेम हम यूज करते हैं लाइक हमारे हिसाब से ना जैसे भी ये अर्थ है, ठीक है, तो हम इमेजिन करते हैं कि अगर अर्थ का ये कर्वेचर होगा तो अर्थ के कर्वेचर हम यहां पे स्टैंड है, वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर. बट हो सकता है कि जब आप ना स्टडी करोगे तो उस टाइम पे आपको ऐसा फील होगा कि स्टडी के टाइम पे इट इज अज्यूम कि आप यहां पे स्टैंड कर रहे हो और अर्थ का जो है ये नॉर्थ पोल इज कमिंग टू दिस पर्टिकुलर प्लेस. तो वो मैं ट्राई करूंगा आपको कि यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वे. फॉर एग्जांपल आप ये कंसिडर कर लो कि दिस इज अर्थ, ठीक है, तो आपके अजम्पशन के लिए हो सकता है कि आप अपने आप को यहां इमेजिन कर रहे हो, यू आर इमेजिनिंग योरसेल्फ ओवर हियर, आप खुद को यहां पे इमेजिन कर रहे हो सकता है यू आर इमेजिनिंग योरसेल्फ टू दिस प्लेस. बट जब हम स्टडी करेंगे तो आपको फील हो सकता है कि आप इस जगह पे हो या आपको फील हो सकता है कि आप इस जगह पे हो. ठीक है. क्यों? क्योंकि ना हम इंपॉर्टेंस देंगे नॉर्थ पोल को साउथ पोल को इंपॉर्टेंस देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो आपको ये डिफरेंस फील हो सकता है, बट डोंट वरी, आई ट्राई माई बेस्ट की चीजें ना थोड़ी सिंपल रहे. अब अगर हम कंसिडर करते हैं तो जैसे भी आप कंसिडर करते हैं तो पहले हम ना अर्थ के बारे में समझ लेते हैं कि इफ यू कंसिडर फॉर द अर्थ, तो अर्थ के ये अर्थ कोर हो गया विच इज इन अ मोल्टेन स्टेट, है ना. सो अर्थ कोर इज अ मोल्टेन फ्लूइड, इज दैट क्लियर. और एक और चीज है, मोल्टेन फ्लूइड किसका होता है? ये मोल्टेन फ्लूइड होता है आयरन निकल एंड एक्सेट्रा. अब दूसरा जो पॉइंट है, ये जो होते हैं ना ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. दीज आर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है. अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी है कि अगर ना इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट होगा तो देन दे विल शो अ ग्रेटर मैग्नेटिज्म इन इटसेल्फ. मतलब ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म बिहेव करने लगेगा. मान लो उस मैग्नेटिज्म को हटा भी दोगे तो भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म रिटेन रहेगा. अंडरस्टूड. तो ये हम क्या करते हैं ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में टू मेक परमानेंट मैग्नेट. तो एक्चुअल में ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है. सो अब क्या होता है, हमारा काफी सारा कॉन्सेप्ट है ना इस कॉन्सेप्ट पे इन चीजों पे बेस्ड है, तो इसके लिए मैंने ये मेंशन कर दिया. अच्छा, मोल्टेन स्टेट में आने के लिए मोल्टेन फ्लूइड ये कब होता है? क्यों होता है मोल्टेन फ्लूइड? बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर. सो जो अर्थ कोर है मोल्टेन फ्लूइड के फॉर्म में होता है बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, है ना. सो ये सारी चीजें तो आपको पता ही रहेगी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर. अब हम आ जाते हैं पॉइंट्स पे. तो ऐसे ना 4 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, 4 पॉइंट्स. जो फर्स्ट पॉइंट है वो विलियम गिलबर्ट ने दिया हुआ है एंड ही एक्चुअली रोट वन बुक. दैट बुक का नेम इज डीमैग्नेटेड and he actually suggested or he proposed his idea कि earth behaves as a magnet because of one reason, because of substances at its center. Earth behaves as a magnet due to the substance which are present at its center. तो इसके सेंटर पे कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट लाइक आयरन एंड निकल. तो ये क्या कह रहे हैं कि ना जब ना सन इज एक्चुअली अ ह्यूज सोर्स ऑफ मैग्नेट यू कैन से. तो सन खुद एक सोर्स ऑफ मैग्नेट है. तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना दैट इंसिडेंट्स ऑन द अर्थ, और अर्थ के कोर में जो ये है मतलब जो आपको मिल रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं. एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जब मैग्नेटाइज होगा तो इट कैन बिहेव एज अ परमानेंट मैग्नेट. तो इसलिए अर्थ एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है बिकॉज ऑफ द सब्सटेंसेस एट द सेंटर ऑफ दिस अर्थ. बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक जो डीमेरिट इसका ये था कि मतलब जो जब इनकी थ्योरी फेल हुई तो फेल होने के लिए लोगों ने सजेस्ट किया कि ठीक है चलो आपने कंसिडर किया कि इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है विच एक्ट्स एज अ परमानेंट मैग्नेट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट ऑन द अर्थ. तो ये मैग्नेट हो गया, हमने एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन एक और प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की कि एट वेरी हाई टेम्परेचर मैग्नेट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म, है ना. जो परमानेंट मैग्नेट है या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी मैग्नेटिज्म क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है या आपको मिलता नहीं है.
सो मैग्नेटिज्म विल टर्न इनटू जीरो, या अगर होगा भी तो वेरी वीक मैग्नेट। तो अब इन्होंने क्या बताया कि अगर उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाते हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये जो मोल्टेन स्टेट में मिल रहा है, जो मोल्टेन फ्लूइड मिल रहा है आपको बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, तो मतलब मैग्नेटिज्म सस्टेन ही नहीं होगा, मतलब ये थ्योरी फेल हो गया। देन वी डिस्कस अबाउट द सेकंड वन। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन दैट इज द प्रोफेसर ब्लैकेट, इन्होंने क्या बताया कि ठीक है चलो ये सारी चीजों को छोड़ दो, अब मैं आपको एक नया आइडिया देता हूं, उस नए आइडिया को आप अज्यूम करो एंड यू विल फाइंड आउट कि ये ट्रू भी है। तो इन्होंने क्या बताया कि आप जब भी कंसिडर करते हो अर्थ इज सेट इनटू रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो जब भी अर्थ अपने खुद के एक्सिस में रोटेट हो रहा होता है तो देन ही से कि अर्थ में इतने सारे पार्टिकल है, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल विल बी आल्सो सेट इनटू मोशन। तो अब ये हर पार्टिकल के ना पास प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनके जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी मोशन में सेट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या होते हैं सर्कुलर मोशन की वजह से क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस करंट, तो वो जो सर्कुलेटिंग करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ऐसा हो सकता है। तो ये पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूं, व्हेन अर्थ इज सेट इनटू रोटेशन या व्हेन अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, protons and electrons of each particle also rotates, ठीक है, and sets circulating current। तो अभी ये सर्कुलेटिंग करंट इधर से हो सकता है, एक सर्कुलर करंट लूप मिल गया आपको, तो सर्कुलर करंट लूप पर हमें क्या करना, सर्कुलर करंट लूप मिल गया, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड आपके डायरेक्शन में, और अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी ना डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, करेक्ट। सो बोल रहे हैं कि ये सर्कुलेटिंग लूप फॉर्म हो जाएगा करंट का, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच यू आर गेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि क्या होगा कि ऐसा कंडीशन ना वेरीफाई करने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं था, एंड ही कुडंट, ही जस्ट गेव अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन एंड ही ट्राई टू कन्विंस पीपल, बट थ्योरेटिकली चीजें ना वर्क नहीं करती है, ही कुडंट वेरीफाई इट विद द हेल्प ऑफ एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड ऑल, दैट्स व्हाई दिस थ्योरी फेल्ड। एंड द नेक्स्ट वन वाज, आई डोंट नो द नेम ऑफ पर्सन जिसने भी दिया होगा, कॉस्मिक रेज का क्राइटेरिया क्या है, कॉस्मिक रेज के हिसाब से कि व्हेन द कॉस्मिक रेज पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर, तो जो एटमॉस्फेयर हो तो आयनाइज हो जाता, तो आयंस विल फॉर्म, एंड इट इज सेड कि व्हेन द अर्थ इज सेट इनटू रोटेशन, तो क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ये जो आयंस होते हैं ना अराउंड अर्थ, जो अर्थ के अराउंड जो आयंस होते हैं, तो वो आयंस भी क्या होगा ना, आयंस जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, आयंस फॉर्म हो गए, तो जो एटमॉस्फेयर के आयंस होते हैं दे आर आल्सो सेट इनटू रोटेशन और इन सर्कुलर मोशन। तो उनके कहने के हिसाब से कैसा है कि जब वो सर्कुलर मोशन में जाते हो तो देन दे प्रोड्यूसेस करंट, तो वो करंट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो देखो ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे आ गया जो यहां पे हमने कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा, आयंस आर सेट इनटू मोशन, तो आपको करंट लूप मिलेगा, दैट करंट लूप विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बट क्या होगा, इट वाज नॉट वेरी कन्विंसिंग। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि अर्थ के रोटेशन की वजह से एटमॉस्फेयर का रोटेशन उतना ही फास्ट होगा, एंड अगर रोटेशन उतना फास्ट नहीं हुआ एटमॉस्फेयर का और आयंस का, तो देन व्हाट विल हैपन, देयर विल नॉट बी अ प्रॉपर फ्लो ऑफ करंट, प्रॉपर फ्लो ऑफ करंट नहीं हुआ तो प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा नहीं। बट अभी भी काफी हद तक इस कॉन्सेप्ट को हम बिलीव करके चलते हैं कि जो एटमॉस्फेयर के जो आयंस होते हैं उनके रोटेशन की वजह से भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसको काफी हद तक अभी भी लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब हमारे लास्ट वाले पे सर ई बुलार्ड एंड W.M. Elaster, he is from UK and W.M. Elaster is from USA. So अभी ना इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बताया कि ये सारी स्टोरीज को आप छोड़ दो, you again come back to the molten state of this अर्थ core। जब ना अर्थ रोटेट होता है तो जो फ्लूइड स्टेट में है ना, मोल्टेन स्टेट में जो आपको ये मिल रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस व्हिच आर मोल्टेन स्टेट, वो क्या होते हैं ना, हाई टेम्परेचर पे आयनाइज हो जाते हैं, दे गेट आयनाइज्ड, है ना, तो आयंस फॉर्म हो जाते हैं। अब बोल रहे मोल्टेन स्टेट में है और आयन भी फॉर्म हो गया, तो जब वो रोटेट हो गए तो जो मोल्टेन स्टेट में फ्लूइड है वो भी अंदर क्या होंगे, रोटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग इनसाइड। तो जब वो अंदर ना जो मोल्टेन स्टेट में फ्लूइड है वो रोटेट होना स्टार्ट होगा, तो व्हाट विल हैपन, रोटेट मतलब या नहीं तो वो अपने अंदर, या तो उसके वजह से क्या होगा, उनके रोटेशन की वजह से दिस आयंस आर सेट इनटू सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ में जब वो सेट होते हैं तो क्या होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मींस सर्कुलर पाथ में सेट होते हैं, दैट विल सेट द इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। अब इन्होंने क्या बताया कि ये इसलिए ट्रू है क्योंकि इन्होंने दो चार चीजों से लिंक कर दिया। जो फर्स्ट पॉइंट था
बोले कि मोल्टेन स्टेट, कोर इज इन अ मोल्टेन स्टेट, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने एक एग्जांपल लिया मून का, है ना। तो मून में क्या होता है कि मून को अगर आप लेते हो तो नो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का खुद का, मून का खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, नो मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये क्यों मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो इन्होंने बताया इफ यू चेक ना, नो मोल्टेन कोर, ठीक है, नो मोल्टेन कोर, मतलब मोल्टेन स्टेट में कोर एक्सिस्ट नहीं हो रहा है, शायद उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रहा होगा। तो अब यहाँ पे मोल्टेन कोर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब हो सकता है इस पॉइंट को काफी हद तक वो कन्विंस कर रहा है। अब जो अगला पॉइंट था उन्होंने क्या बताया कि आप ले लो वीनस को, तो वीनस में क्या बताया उन्होंने कि वीनस का रोटेशन इज वेरी स्लो, रोटेशन स्लो है। तो अब उन्होंने बताया क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पे क्या दिख रहा है, तो बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो वेरी वीक, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो वेरी वीक। मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जब भी ना वीनस या कोई भी है ना, जैसे अर्थ के लिए, व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो हो सकता है रोटेशन इतना फास्ट है कि ना करंट जो आयंस है वो भी ग्रेटर स्पीड से सर्कुलेट हो रहे हैं। तो ग्रेटर स्पीड से सर्कुलेट हो रहे हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कम टाइम में जितना ज्यादा चार्ज फ्लो जाएगा, टाइम इंटरवल जितना कम लगेगा उतना ज्यादा करंट मिलेगा। तो बिकॉज ऑफ इट द मोर करंट इज फ्लोइंग या प्रोड्यूस ड्यू टू द आयरन दिस आयंस व्हिच आर सर्कुलेटिंग इनसाइड द कोर। उन आयंस की वजह से करंट बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा मिल रहा है, एंड इट कैन इन्फ्लुएंस अप टू लार्जर एक्सटेंट, ऐसा ये मेंशन करें इस केस में। तो वही क्राइटेरिया यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे रोटेशन वीनस में बहुत स्लो है, तो हो सकता है आयंस उतना ज्यादा फास्ट रोटेट नहीं कर पा रहे हो या रिवॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि ना उसकी वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वीक हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लेस अमाउंट ऑफ करंट। अब इन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, इसको ना हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। तो इन्होंने वीनस को ना जुपिटर को ऑब्जर्व करो, तो जुपिटर का क्या है, रोटेशन फास्टर है, जुपिटर का क्या है, रोटेशन फास्टर, ठीक है। तो अगर रोटेशन फास्टर है तो इस कॉन्सेप्ट के साथ उसका मैग्नेटिक फील्ड हाई होना चाहिए। तो ये इन्होंने बताया मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो वेरी हाई, या मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसका मतलब जो फोर्थ कंडीशन था वो क्या है, काफी हद तक एक्सेप्ट करने लायक है। क्यों, क्योंकि ना जो भी हमने कंडीशंस लिए है ना, मून भी उस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, वीनस का मैग्नेटिक फील्ड भी उस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, जुपिटर का भी मैग्नेटिक फील्ड उस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द कोर, मोल्टेन कोर ऑफ अर्थ, दीज मैग्नेटिक फील्ड वी आर गेटिंग। सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है मोल्टेन कोर ऑफ अर्थ, और वो भी क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर ना आयरन निकल होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, हाई टेम्परेचर की वजह से दे विल गेट आयनाइज्ड, जो आयंस होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं विच सेटअप्स इलेक्ट्रिक करंट एट अ ग्रेटर एक्सटेंट, वो इलेक्ट्रिक करंट आपको मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो ये पॉइंट होगा, तो अब आपको समझना बहुत आसान होगा कि चलो ठीक है, अर्थ है, अर्थ के कोर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला, तो नाउ अर्थ विल बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक है। तो हम जब इमेजिन करेंगे तो अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट ही इमेजिन करेंगे। अब इमेजिन कैसे करना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म प्रॉपर टर्म में। जैसा अभी हमने समझा था कि ये अर्थ में दो डायग्राम ले लिया है, क्योंकि मैं एक ही जगह पे सारी चीजों को मिक्स करके कंजस्टेड नहीं करना चाहता हूं डायग्राम को। ये आपने कंसिडर किया, तो अभी समझो कि अर्थ के सेंटर पे जो कोर है मोल्टेन स्टेट में, विच विल फॉर्म द मैग्नेट, है ना। तो वो मैग्नेट फॉर्म करता है, एंड बिकॉज ऑफ विच अर्थ विल बिहेव एज अ मैग्नेट। अब इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले ना आप इमेजिन करो कि रोटेशन ऑफ अर्थ, तो अर्थ जब भी रोटेट होगा ना, तो देखो हमारे हिसाब से हमने क्या किया, जब आप ग्लोब वगैरह देखोगे तो यू विल रियलाइज कि जो टॉप पे ना, यहाँ पे ऐसे नॉर्थ एंड साउथ हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, ये ना ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ इसको बोलते हैं, इस ज्योग्राफिक नॉर्थ बोलते हैं, और प्लस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अर्थ ना ऐसे रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम ज्योग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। इस हिसाब से ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे कट करेगा ये होगा ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये पॉइंट हमने ले लिया ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। जो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में है उसको हमने ले लिया है ज्योग्राफिक साउथ, ये पॉइंट होगा ज्योग्राफिक साउथ। मैप वगैरह जो बनाया है ना, जो भी ग्लोब वगैरह पे जो भी हमने कंसिडर किया, हम इसके हिसाब से लिया हमने, ठीक है। अब क्या होता है कि इन्होंने बोला ठीक है चलो ये सारी चीजें तो समझ में आ गई, अब हमें ये देखना है ना कि अर्थ का मैग्नेट ना कौन से डायरेक्शन में है। तो वी आर वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, हमको ना नॉर्थ पोल साउथ पोल पता है, अर्थ रोटेट हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस। तो सिंपल सी बात है कि जो हमने रूल लिया था ना अब तक कि करंट है ना ऐसे सर्कुलेट होगा, फिर उसके बाद ना उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड में जा रहा है, अपवर्ड जैसे भी जा रहा होगा, तो उसके हिसाब से क्या है, ये नॉर्थ यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे साउथ बन जाएगा, इट विल कोइंसाइड एज इट इज, मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से कोइंसाइड हो जाएगा।
बट ना देयर वाज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। तो ये क्या होता है कि जब इन्होंने ना एक बार मैग्नेट लिया और मैग्नेटिक नीडल लिया, व्हेन दे सस्पेंडेड फ्रीली, तो वो मैग्नेट ने क्या किया, इंडिकेट किया किसी और डायरेक्शन में। तो ये मैग्नेट ना खुद को अलाइन किया, मतलब हमने तो इमेजिन किया चलो ठीक है अर्थ का मैग्नेट हो गया, तो अब ये मैग्नेट के हिसाब से अगर रिस्पॉन्स दे रहा है तो ऐसा अलाइन कर रहा है। तो जो मैग्नेट होता है इट विल अलाइन इटसेल्फ एंटी पैरेलल टू मैग्नेट। एंटी पैरेलल टू मैग्नेट मतलब ना यहां पे नॉर्थ और यहां पे साउथ है, अगर यहां नॉर्थ है तो अगर उसके ऊपर मैं मैग्नेट को रखूंगा तो अगर यहां नॉर्थ है तो ये मैग्नेट का साउथ एंड यहां पे आएगा। अंडरस्टूड? सो दैट्स द क्राइटेरिया। सो अब इसका मतलब अब तो प्रॉब्लम हो गया ना, फिर देन देयर इज सम प्रॉब्लम। सो अब ये बोल रहे हैं कि उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप जा रहे हो तो यहां पे इन्होंने जो पहले तो मैग्नेटिक नीडल किधर अलाइन किया, तो उन्होंने इमेजिन किया कि मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, इस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है मैग्नेटिक नीडल। तो बोले जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल अलाइन हो रहा है उस डायरेक्शन के हिसाब से पहले आपने एक बार मैग्नेट बना लो। तो हमने एक बार मैग्नेट बनाया यहाँ पे, ठीक है, इनसाइड दी अर्थ। तो ये अजम्पशन लिया क्योंकि ना जो नीडल मिला हमको ना वो पैरेलल टू दिस लाइन मिला, तो ये अजम्पशन लगा कि चलो ठीक है ये है बार मैग्नेट जो अर्थ के अंदर हमने अज्यूम किया है, ठीक है। तो अब ये जो बार मैग्नेट इसका एक्सिस क्या होगा, तो इस बार मैग्नेट का एक्सिस ये हो गया, दिस एक्सिस ऑफ दैट बार मैग्नेट। अब ये कौन से, इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, दिस एक्सिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस, क्योंकि मैग्नेट के हिसाब से एक्सिस मिला है तो इसका हम इसको बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। अब बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक एक्सिस ना जहां पे मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ पे जहां पे कट कर रहा है इस एंड पे नॉर्थ साइड में, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। जैसे आपने ज्योग्राफिक नॉर्थ लिया वैसे अब ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, क्योंकि हम क्या है जो हमने इमेजिन किया था वो नॉर्थ और अभी जो मिला हमें नॉर्थ दोनों सेम नहीं है, तो उसको नया नाम देना पड़ेगा, तो हमने लिया मैग्नेटिक नॉर्थ। अब ये बोल रहे हैं ज्योग्राफिक साउथ की तरफ मैग्नेटिक एक्सिस जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट को आपने ले लिया है मैग्नेटिक साउथ, ठीक है, ये होगा मैग्नेटिक साउथ। अब जो दूसरी पॉइंट मैंने बताई आपको वो ये थी कि जब हमने इमेजिन किया कि ये मैग्नेटिक नीडल यहां पे ऐसे आ गया, तो समझो कि अगर ये नीडल का नॉर्थ पोल हमने इमेजिन किया या नॉर्थ, तो सिंपल सी बात है ना, इनसाइड द अर्थ देयर शुड बी साउथ पोल, तभी तो होगा ना ऐसा। मतलब अगर आप मैग्नेट के नीडल को आप इमेजिन करते हो कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल का नीडल जो है नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, साउथ पोल का नीडल इधर इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनसाइड अर्थ के अंदर ना स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट होगा। अगर नॉर्थ पोल इधर नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, जो भी होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ में दिखा है कोई बात नहीं, नॉर्थ के साइड में ही कहीं और पे दिखा रहा है, बट नॉर्थ के साइड में ही दिखा रहा है, नॉर्थ के फ्रेम में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखा रहा है ना। अगर आप यहां से इस पार्ट में डिवाइड करो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही ए इंडिकेट कर रहा है नीडल, तो मतलब ये क्या हो गया, नॉर्थ ही होगा मैग्नेट नीडल का, ठीक है, मैग्नेट नीडल का नॉर्थ ही हो गया, तो मतलब जो अंदर मैग्नेट है वो क्या होगा फिर वहां पे, वो साउथ होगा। और अभी ये अगर ये नॉर्थ इधर इंडिकेट करेगा मैग्नेट नीडल का, तो साउथ इसका इधर इंडिकेट करेगा। तो अगर मैग्नेट नीडल का ये साउथ है तो मतलब इनसाइड द अर्थ जो है मैग्नेट वो उसका कौन सा एंड होगा, वहां पे वो नॉर्थ होगा, क्लियर। अब बोले अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो तो कैसा क्राइटेरिया होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां नॉर्थ साइड से जनरेट हुआ ऐसा, ये बार मैग्नेट वाला ना, तो ये इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिला, बराबर, कंटिन्यूअस लाइन, क्लियर। एंड सेम पैटर्न यहां पे भी हो गया, ये साइड में भी आपको सेम पैटर्न मिलेगा। सो ये थोड़ा सा बिगर दिख रहा है बट नो इशू, एक्चुअल में मैं सिमेट्रिकली बनाना चाहता था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करेक्ट। तो अब तक जो हमने पॉइंट समझा वो ये है कि ज्योग्राफिक एक्सिस ये होगा जिसपे अर्थ रोटेट हो रहा है, उसकी वजह से ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ मिला, और जो है अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो एक मैग्नेटिक एक्सिस क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से आपको मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ मिलेगा। बट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ यू आर हैविंग साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिक साउथ यू आर हैविंग नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट। जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल साउथ साइड में होगा, अर्थ के साउथ साइड में, और जो अर्थ का साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ साइड में होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब इस पॉइंट पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे, सारी चीजों को इस डायग्राम में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब उतना अंडरस्टैंडिंग वहां पे काफी है, तो क्या है कि अब उसमें और भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कंजस्टेड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, ये आपका जो है एक्सिस, ये आपको पता है ये कौन सा एक्सिस है, ज्योग्राफिक एक्सिस। ये जो लाइन है मैं सिर्फ एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, अब मुझे बाकी डिटेल लेने की जरूरत नहीं है। तो ये है जो ये आपका होगा मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। मैं सारी टर्म को मेंशन कर देता हूं एज इट इज। एज यू कैन सी कि मैंने वो सारे कंपोनेंट्स ले लिया, ये मैग्नेटिक ज्योग्राफिक एक्सिस हो गया, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गया ये पॉइंट, और ये ज्योग्राफिक साउथ हो गया, ये ब्लू मार्कर से जो मैंने ड्रॉ किया वो मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, मैग्नेटिक साउथ हो गया। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इस केस में तो आपको क्या करना, कुछ टर्म्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल
आप एक प्लेन लेते हो, प्लेन, ठीक है, आपको कैसे इमेजिन करना, समझो ये प्लेन है, प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अब प्लेन ऑफ पेपर को आपने क्या किया ना, इसके अंदर ये ऐसा पुट कर दिया इस लाइन पे, जैसे कि ये स्फेरिकल है, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो दिस इज और, ठीक है। अगर मान लो कि आपने इसके अंदर इंसर्ट किया एक पेपर, सिंगल पेपर लेना आपने, तो मैं पूरी बुक ले लिया मैंने, अब इसके अंदर आपने इंसर्ट कर दिया, तो वो क्या होगा, वो प्लेन ऑफ ये हो गया एक पर्टिकुलर एक्सिस, तो इस प्लेन को क्या बोलेंगे। और वैसे ही क्या है, आप सेम प्लेन को, मतलब ये ज्योग्राफिक एक्सिस पे उस प्लेन को आपने इंसर्ट कर दिया, समझ आपने एक प्लेन को क्या कर दिया, मैग्नेटिक एक्सिस पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन का, ये वर्टिकल डायरेक्शन का। तो देयर आर टू वर्टिकल प्लेन, तो वन वर्टिकल प्लेन इज पासिंग थ्रू व्हाट, वन वर्टिकल प्लेन इज पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस एंड सेकंड वर्टिकल प्लेन इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। तो जो ना ज्योग्राफिक एक्सिस से पास हो रहा है, तो यहां पे मैंने ले लिया वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू, जो पॉइंट ए है पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस, जो ज्योग्राफिक एक्सिस से पास हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हमने देखा कि जो ना मैग्नेटिक एक्सिस से जो प्लेन पास हो रहा है, मैग्नेटिक एक्सिस, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो ये जो लाइन है ना, अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे एक प्लेन होगा, मतलब ऐसा प्लेन होगा, ये प्लेन को हम बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये जो प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। इफ यू वांट टू ड्रॉ यू कैन, अदरवाइज नो नीड। अब इन्होंने क्या बताया कि अब आपको लेना है इक्वेटर लेना, तो इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर इज अ सर्कल ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस यू कैन से एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विच आर सेट, है ना, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्लियर। तो अब उसको परपेंडिकुलर एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं एट द सरफेस ऑफ व्हाट, सर्कल ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ अर्थ परपेंडिकुलर टू व्हाट, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन और ज्योग्राफिक एक्सिस। तो ज्योग्राफिक एक्सिस को जो सर्कल परपेंडिकुलर होगा एट द सरफेस ऑफ अर्थ, वो सर्कल को हम बोलेंगे इक्वेटर, ठीक है। बट कौन सा इक्वेटर होगा ज्योग्राफिक इक्वेटर। तो अगर मैं डायग्राम में उसको ड्रॉ करता हूं तो डायग्राम में वो ज्योग्राफिक इक्वेटर मुझे ऐसे नजर आएगा। तो इस पॉइंट को, इस लाइन को मैंने ले लिया है ज्योग्राफिक इक्वेटर, ठीक है, दिस इज ज्योग्राफिक इक्वेटर, क्लियर। अब क्या कह रहे हैं कि ज्योग्राफिक इक्वेटर तो यहां हो गया, अब इसको मैं ना दूसरे फ्रेम में भी इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। अब हमको ना ज्योग्राफिक एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक एक्सिस को भी देखना है, ट्राई करता हूं, शायद ये आपको चीजें समझने के लिए हेल्प करे। तो यू कैन से दिस वन, दिस इज द ऑल, सो ये एक्सिस और रोटेशन होगा, मतलब दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस, क्लियर। और ये कौन सा होगा, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। तो दिस इज द फॉर्मेट। अब ये क्या कह रहे हैं ना कि अगर इस फॉर्मेट के हिसाब से हम आगे बढ़े, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट, तो अभी देखो अगर मैं ना यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक का ये इक्वेटर का मैंने कंसीडर, तो इक्वेटर क्या होगा, इक्वेटर इज परपेंडिकुलर ड्रॉन टू दिस वन, है ना, ऐसे ऐसे जो आप लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक दिस ज्योग्राफिक एक्सिस, दैट विल गिव यू द ज्योग्राफिक इक्वेटर। अब लेकिन अब ये मैग्नेटिक एक्सिस के लिए मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो मैग्नेटिक एक्सिस के लिए कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, मैग्नेटिक एक्सिस के लिए तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये। तो मैग्नेटिक एक्सिस का अगर हम कंसीडर करें तो उसमें क्या क्राइटेरिया है मैग्नेटिक एक्सिस के लिए, तो आपको परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, देन यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइक दिस, क्लियर। हम उस सारे पॉइंट पाएंगे जो आगे एक्सप्लेनेशन होगा इसके थ्रू ही करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमने ले लिया है यहाँ पे एक और जो इक्वेटर इसके हिसाब से ले रहे हैं इसको परपेंडिकुलर, ये इस तरीके से, तो ये जो लाइन है ये क्या हो गया, ये होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगा, इट इज अ सर्कल ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ अर्थ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक इक्वेटर। सो अब अगर आप देखोगे यहां पे कि हमने निडल को यहां पर रखा, तो निडल इज इंडिकेटिंग इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। तो ये हो गया आपका, वो किसके अलोंग इंडिकेट करेगा, इट विल इंडिकेट अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैंने बताया ना मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन इज अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन इज द प्लेन अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडिकेट कर रहा है, और फिर अर्थ का जो मेरिडियन मतलब ज्योग्राफिक मेरिडियन वो ये हो गया। तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अर्थ मेरिडियन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो अल्फा को क्या बोलेंगे, सो ये यहां पे एक नया टर्म आता हमारे पास, होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सो इसका जो नोटेशन होता है उसको हम किससे लेते हैं, अल्फा से लेते हैं। अब ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, ये फिक्स है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ के हिसाब से अगर हम लेते हैं तो ये 11.3 है। बट एक और छोटा सा प्रॉब्लम है कि जो 11.3 है ना, ये वैल्यू फिक्स नहीं है।
विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, जहां से आपने अर्थ पे जिस हिसाब से मूव कर रहे हो उसके हिसाब से एंगुलर डिक्लिनेशन क्या होता रहेगा, चेंज भी होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें तो देखो जैसे कि अभी ये कंडीशन हमने लिया था, ठीक है, दिस इज द कंडीशन, क्लियर। अब हो सकता है ना कि वो बंदा चीजों को इस तरीके से देगा, जैसे अभी आपके सामने ये चीजें ऐसे है, बराबर, थिंग्स आर लाइक दिस अकॉर्डिंग टू यू, क्लियर, ये है एक्सिस और रोटेशन। अब अगर ना बंदा समझो कि यहां से, अब जैसे कि ना ये बंदे के एंगुलर डिक्लिनेशन मतलब एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन, तो अगर जो बंदा यहां पे खड़ा होगा ना, ये बंदा जैसे कि अभी ये गर्ल को आप ये यहां पे खड़ी है, तो उसके हिसाब से जो ये लाइन है, इफ यू सी दिस लाइन, अब इसके हिसाब से ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, तो अब इसके लिए ना एंगल इनके बीच में दिखाई नहीं देगा उसको, ठीक है। बट इफ शी विल कीप शिफ्टिंग लाइक दिस, अगर वो ऐसे से जा रही है तो उसको ना फिर उनके बीच का एंगल दिखने लगेगा, क्लियर। बट वो कब तक दिखेगा, जब तक वो यहां पे, जब वो वापस से यहां पे आएगी तो वापस ये कैसे दिखेंगे उसको, ये दोनों एक लाइन में दिखेंगे। देन व्हेन शी विल गो बिहाइंड, तो फिर वापस उसको एंगुलर डिक्लिनेशन दिखने लगेगा। मतलब अगर प्रैक्टिकली मैं समझने की कोशिश करूं तो एंगुलर डिक्लिनेशन क्या होता है ना, वो फिक्स नहीं रहेगा। क्यों नहीं फिक्स रहेगा, वो चीजों को हम समझ लेते हैं। तो ये इस हिसाब से देखो कि अगर मान लो एंगुलर डिक्लिनेशन आप ऐसे इमेजिन कर लिया आपने, ये एंगुलर डिक्लिनेशन है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो बंदा यहां से खड़े हो गया मतलब ऐसे देख रहा है ना, तो उसको तो ठीक है, लेकिन जब वो ऐसे से टर्न होने लगा उसको एंगुलर डिक्लिनेशन क्या होगा, वैल्यू ना अलग अलग दिखेगी। तो आपको ये दो मार्कर के बीच का एंगल आप देखने की कोशिश करो। जब मैं मूव कर रहा हूं तो समझो कि ये एंगल इतना है, जब मैं टर्न कर रहा हूं तो क्या आपको एंगल चेंज होता हुआ दिख रहा है, जो आपकी विजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं मार्कर को ऐसे कर दूंगा, तो आई होप कि मार्कर आपको ना एग्जैक्टली ऐसे दिख रहा होगा। तो अब ये मार्कर दिख रहा है, उसके पीछे का मार्कर आपको दिख नहीं रहा, करेक्ट। तो व्हाट्स द एंगल बिटवीन देम, दैट इज 0। फिर आप उसको आगे भी टर्न करोगे तो क्या होगा, ये वैल्यू आपको इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले मान लो मैक्सिमम वैल्यू है, व्हेन यू आर टर्निंग, तो ये एंगल डिक्लिनेशन क्या डिक्रीज हो रहा है, एक टाइम ऐसा का 0 हो गया, फिर अगर आप टर्न करोगे तो वापस से इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? सो ये पॉइंट यही होगा कि जो एंगुलर डिक्लिनेशन है ना, ये क्या बोल रहे हैं कि जब बंदे ने यहां से ऑब्जर्व किया होगा कहीं से, मतलब समझो यहां से ऑब्जर्व किया होगा, जब बंदा जब वहां से चेंज करने लगेगा ना, ऐसे जब यहां से शिफ्ट होने लगेगा। अभी हमने इस गर्ल के रेस्पेक्ट पे और इसके हिसाब से कैसे करते हैं, जब गर्ल यहां से देख रही है, हो सकता है एंगुलर डिक्लिनेशन उसके लिए क्या रहेगा, क्योंकि ना ये जो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लाइन और ये लाइन उसको वैसे दिख रहा हो, अंडरस्टूड। तो अब उसके लिए ना एंगल नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर। बट व्हेन शी स्टार्ट शिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन, तो क्या होता है, उसको एंगल दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। फिर ऐसे, या अगर आपको भी इमेजिन करना तो आप भी ऑब्जर्व कर लो, एंगुलर डिक्लिनेशन दिख रहा है आपको, जैसे आप टर्न कर रहे हो तो एंगल विल गेट स्मॉलर ना, उनके बीच का सेपरेशन वन टाइम विल कम ना व्हेन दे विल ओवरलैप ऑन ईच अदर, आपको ना कोई एंगल नहीं दिखाई देगा। फिर आप देखो स्लोली एंगल उनके बीच का बढ़ने लगेगा, क्लियर। एंड व्हेन इट विल कम इन दिस वे, देन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन विल बी मैक्सिमम। तो एंगुलर डिक्लिनेशन फिक्स नहीं होता है, ये वैल्यूज ना चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट को आप समझ लो कि ये जो है ना ज्योग्राफिक एक्सिस है, उसके रेस्पेक्ट में हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिक्लिनेशन ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि आप दिल्ली का कंसीडर कर लो, तो दिल्ली में जो होता है ना एंगुलर डिक्लिनेशन होता है 0 डिग्री 58 मिनट है वेस्ट। और फिर मुंबई में क्या है, मुंबई में एंगुलर डिक्लिनेशन क्या है, 0 डिग्री 41 मिनट है वो ईस्ट में। अच्छा, वेस्ट और ईस्ट का मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो हो सकता है ना उसका टिल्टिंग ना ईस्ट के डायरेक्शन में होगा, जैसे ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इस साइड ईस्ट होगा इस साइड वेस्ट होगा, है ना। डायरेक्शन के कन्वेंशन, इस साइड ईस्ट होगा और इस साइड क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये जो टिल्ट अगर जो हमको दिख रहा है, जो ना अगर ज्योग्राफिक एक्सिस के कंपेयर में ये मैग्नेटिक मेरिडियन का हमको शिफ्ट में इस साइड में दिख रहा है, ईस्ट के साइड में, तो उस साइड में जो एंगल बना रहेगा उसको हम लेंगे ड्यू ईस्ट, और अगर ईस्ट साइड में बना हुआ दिखेगा तो वो होगा ड्यू वेस्ट। तो अब ये ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही एक्सिस ना दो अलग कैसे डायरेक्शन में आपको दिख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने समझो कि मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, बराबर, अभी आपको कैमरे से देख रहा तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, तो आप कहीं से भी देखो आपको सेम दिखेगा। तो अगर मैं समझो कि मैं यहां से एग्जैक्टली इसके सामने से देख रहा हूं तो मुझे वो लाइन नहीं दिखाएगा, बट व्हेन आई सी इट फ्रॉम ओवर हियर तो आई विल फील कि वो लाइन उस साइड में शिफ्ट हो गई है, मार्कर इस साइड में। और जब मैं इसके आगे यहां पे जाके ऐसे देखूंगा तो आई विल फील कि मार्कर वहीं पे लाइन उस साइड में शिफ्ट हो गई है। यू मस्ट हैव सीन अ क्लॉक में, जैसे 12 o'clock हो रहा है, एग्जैक्टली निडल 12 o'clock पे है, तो आप उसको एग्जैक्टली सामने से देख रहे हो तो वो 12 o'clock है। बट अगर आप लेफ्ट में टिल्ट करते हो तो इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आप राइट में टिल्ट करते हो तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो वैसा ही शिफ्ट आपको तो आपको क्या समझना है कि जब भी आप दिल्ली से देख रहे हो तो वो ना टिल्ट ना वेस्ट साइड में शिफ्ट होकर दिख रहा है, और जब भी मुंबई से देख रहे हो तो ईस्ट साइड में शिफ्ट होकर दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो है डिक्लिनेशन वेस्ट में दिखेगा दिल्ली के लिए, और मुंबई के लिए क्या होगा, ईस्ट में दिखेगा आपको डिक्लिनेशन। तो मतलब आपको
दो अलग वैल्यूज मिल सकते हैं या डिफरेंट वैल्यूज यू कैन गेट फॉर द डिक्लिनेशन डिपेंडिंग ऑन फ्रॉम विच पोजिशन यू आर स्टडिंग थिंग्स। इज दैट क्लियर? ड्यूरिंग शिप नेविगेशन यू कैन सी कि जब हम ना मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि देखो मैग्नेटिक नीडल जो है आपका वो किसको इंडिकेट करेगा? मैग्नेटिक नीडल विल इंडिकेट द मैग्नेटिक दिस नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। बट आपने मैप को किसके हिसाब से कैलिब्रेट किया? आपने मैप को कैलिब्रेट किया ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ के हिसाब से, बराबर। तो वहां पे क्या होगा कि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो उसमें क्या करना है आपको एक्चुअल रीडिंग के लिए, तो उस जगह पर जो डिक्लिनेशन होगा ना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, उसको या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है। सो डिपेंडिंग ऑन कौन सा सिनेरियो, प्लस माइनस का एक रूल होता है, वो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन। बट राइट नाउ यू अंडरस्टैंड कि जब भी आप भी कभी भी अगर आप कोई रीडिंग ले रहे हो तो जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा आइदर यू हैव टू प्लस और यू हैव टू माइनस विद द व्हाटएवर रीडिंग यू आर हैविंग। फॉर एग्जांपल अगर आपको ईस्ट में जाना है ना, जैसे अभी ये ईस्ट है, दिस द ईस्ट हो गया और ये वेस्ट है, फॉर एग्जांपल के लिए ले लो, मान लो यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन से मैंने बताया 11.3 डिग्री है, तो मतलब एक्चुअल में बंदा इधर जा रहा है, अब उसको ना ईस्ट में जाना है। तो देखो अब अगर मैं समझू कि ना मैं किधर जा रहा हूं, नॉर्थ में जा रहा हूं, मैं मैग्नेटिक के हिसाब से मैं नॉर्थ में जा रहा हूं, लेकिन अगर मुझे ना गलत फहमी हो जाती कि मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ सेम है, तो मैं वहां से कितना टिल्ट होता, सिर्फ मैं टिल्ट होता कितना 90 डिग्री, बराबर ना। ज्योग्राफिक नॉर्थ से मैं मुझे अगर ज्योग्राफिक ईस्ट पे जाना है तो मैं कितना टिल्ट होता, मैं सिर्फ टिल्ट होता 90 डिग्री, बराबर। तो अब उसके हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे ना स्टोरी में छोटा सा ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट क्या है कि आपको जाना है एक्चुअल ईस्ट पे, बराबर। तो ये क्या, ये यहाँ पे जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आपको डिक्लिनेशन को क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब वो क्या हो जाएगा वैल्यू 90 प्लस 11.3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 101.3। आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट करना पड़ेगा या आपको टर्न करना पड़ेगा टू गो इन द ईस्ट डायरेक्शन। बट अगर मान लो कि ना, जैसे मैंने बताया कि ये अगर ना शिफ्ट होता है लाइक ना, ये इस तरीके से मान लो, अगेन सेम क्राइटेरिया है कि वही हमने ले लिया एंगल ऑफ जो डिक्लिनेशन है वो 11.3 है फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो अब वापस से बंदे को ईस्ट में ही जाना है। तो जो नॉर्मली क्या है, एक्चुअल नॉर्थ यहाँ पे, तो नॉर्थ से ईस्ट के बीच का जो है एंगल कितना हो 90 है, बट यहाँ पे ऑलरेडी ना 11.3 डिग्री उस साइड में ही है, तो क्या करना पड़ेगा माइनस 11.3, तो अब क्या आएगा, ये 0.7 हो गया और फिर ये 9 तो ये 8 हो जाएगा, फिर ये 8 तो फिर क्या होगा 7, 78.7 डिग्री फिर आपको स्ट्रेट करना पड़ेगा आपके शिप को। ऐसा क्या? सो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, जब भी आपको एक्चुअली जब भी मैप रीडिंग करना होता है तो उस टाइम पे आपको इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नए पॉइंट पे। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारा जो बाकी टॉपिक है इसके ऊपर ही बेस्ड है। सो दैट इज एंगल ऑफ डिप। अब ये एंगल ऑफ डिप क्या होता है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। और एंगल ऑफ डिप को समझने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा 3D में समझना बहुत जरूरी है। तो जब एंगल ऑफ डिप लेगा ना, देखो अभी कंडीशन बहुत सिंपल सा है कि जैसे अभी हमने ये ले लिया, ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है। सो वी हैव टेकन अर्थ, अर्थ का एक्सिस और डायरेक्शन ये हो गया, बराबर। लेकिन ये है आपका एक्सिस, ये हो गया, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका एक्सिस और रोटेशन या ज्योग्राफिक एक्सिस हो गया। अब हो सकता है बंदा यहां पे हो, क्लियर है ना, बंदा यहां पे हो, ठीक है। इस बंदे ने क्या किया ना, नीडल को होल्ड किया, मैग्नेट नीडल को होल्ड किया इस बंदे ने। जब इस बंदे ने मैग्नेट नीडल को होल्ड किया तो ठीक है, तो ऐसा, ठीक है। तो जब ये ना एग्जैक्टली ना इक्वेटोरियल लाइन पे होगा, बट कौन से इक्वेटोरियल लाइन पे होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ना मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन पे जब वो होगा बंदा, तो व्हेन इज एट मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन, तो क्या होगा ना, इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साउथ पोल। तो जब वो नीडल को होल्ड करेगा तो नीडल विल अपीयर ऑलमोस्ट पैरेलल। तो देखो ये ना इस तरीके से होगा जब हम ना अर्थ को इस फ्रेम में इमेजिन करें। बट हम कैसे इमेजिन कर रहे हैं, हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे लेते हैं, हम प्रैक्टिकली ऐसे लेते हैं कि बंदे ने नीडल को ऐसे होल्ड किया, तो आप ऐसे इस तरह से देखते हो ना, आप ऐसे देखते हो कि मैं ऐसा हूं और मैंने नीडल को होल्ड किया। तो जब ये बंदा इक्वेटर पे होगा तब ये जो मैग्नेटिक नीडल होता है कंपास करना, वो क्या होता है, ये होता है पैरेलल टू ग्राउंड, क्लियर। पैरेलल इज बेसिकली, ग्राउंड को आप होराइजन की तरह ले लो, पैरेलल टू ग्राउंड इज कंसिडर्ड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब ये बंदा क्या होता है, शिफ्ट होता है, ये बंदा यहां से चल के ना किधर जा रहा है, ये पोल की तरफ जा रहा है। जब ये पोल की तरफ जाएगा ना तो क्या होगा, ये जो निडल पहले जो पैरेलल था ना, वो निडल ना ऐसे टिल्ट होता है, अंडरस्टूड। तो अब यहां पे ये चीज को समझने की कोशिश करो। अब उसी चीज को इस डायग्राम में देख लो कि बंदा जब यहां पे था तो ये ऐसे था निडल, जब वो यहां पे था तो ये निडल ऐसे था, जब वो इस तरफ जाता है तो निडल ऐसे ऐसे टिल्ट होता है, अंडरस्टूड।
जब वो पहुंचेगा ना मैग्नेटिक नॉर्थ के पास में, तो आप समझोगे ना, अगर आप वॉक करने के साथ देखो तो आप ऐसे है नीडल, मैं ना नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, समझोगे ना, वेरी क्लोज, आई एम वेरी क्लोज टू नॉर्थ, ऐसा इमेजिन करो। वेरी क्लोज टू नॉर्थ इन द सेंस ना, आप कितने डिस्टेंस में, तो मैं एक्चुअल नॉर्थ तक तो नहीं जा सकता, बट आप इमेजिन करो कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं। तो जब ऐसे होगा ना, तो नीडल इन बिगिनिंग ऐसे होगा, फिर सुबह सुबह नीडल क्या होगा, टिल्ट होगा। सब फाइनली क्या होगा कि ना आपने एक्जैक्टली नॉर्थ पे ही पहुंच गए हो, तो मैग्नेट नीडल क्या होगा, इट विल इंडिकेट टुवर्ड्स द नॉर्थ ना, क्योंकि मैग्नेट तो अर्थ के अंदर है ना, अंडरस्टूड ना। जो साउथ पोल ऑफ मैग्नेट है, ऐसे जा रहे हो, क्या साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे आप साउथ पोल के बहुत क्लोज जा रहे हो। जब यहां पे आओगे तो क्या होगा, नॉर्थ पोल आपके मैग्नेट का साउथ पोल की तरफ इंडिकेट करने लगेगा। इज दैट क्लियर? सो जब ना आप ना एक्जैक्टली वहां पे, तो देखो ये पॉइंट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो फिर वापस से देख लो जरा। अब हमारे ना एक्सिस और रोटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हमें ना मैग्नेटिक एक्सिस लेना जरूरी है, ठीक है। तो अब आप इमेजिन करोगे यहाँ पे ऐसे, तो जब ये ऐसे रोटेट होकर यहाँ पे आएगा, जब ये मैग्नेटिक एक्सिस पे आएगा तो यहाँ पे ये पॉइंट पे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, ये इस तरह से, तो ये जैसे जैसे जा रहा है मैग्नेटिक, तो मैग्नेट के साउथ को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, वो यहाँ पे पहुंचेगा तो वो इस तरह से टिल्ट हो जाएगा। अब अगर इस पॉइंट को मैं दूसरे तरीके से लिखूंगी तो चलो ठीक है, अब ना फ्रेम को ना अभी मैं पूरे को मूव नहीं कर रहा हूं, मैं इसको मूव कर रहा हूं। देखो जो जहां पे ये ऑब्जेक्ट है ना, मैं उस जगह को सामने लेते चले आऊंगा। देखो ऑब्जेक्ट ऐसा, क्लियर, ऐसा, हाँ। अब ये क्या ऐसा टिल्ट हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, टिल्ट हो रहा है। जब ये क्या होगा, जब नॉर्थ पोल पे पहुंचेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिकली देखोगे, आप इमेजिन करो खुद को यहाँ पे ऐसे, पहले तो आपने इमेजिन किया यहाँ पे ऐसे खुद को, ठीक है, इस तरीके से इमेजिन किया। जब आप यहां से चल के जब आप यहां पे आते हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो निडल का फॉर्मेट होगा वो ऐसे होगा कि यहाँ पे निडल इस तरीके से है, जैसे जब ये टुवर्ड्स आ रहा है निडल ऐसे ऐसे टिल्ट होता जाएगा। फिर फाइनली क्या होगा कि व्हेन यू विल कम टू दिस प्लेस, निडल विल बी लाइक दिस। आप किसी भी पोल पे जाओगे तो निडल क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। आप वर्टिकल ले लो ना, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड विल बी वर्टिकल, सिंपल टर्म में अगर समझना है तो, एंड पैरेलल टू ग्राउंड विल बी व्हाट, हॉरिजॉन्टल। तो व्हाट इज सीन, तो हम क्या देखते हैं कि ना कहीं पे भी आप चले जाओ, जैसे कि ना आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो ये जो नीडल होता है ना टिल्ट होता है। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि ठीक है, चलो हमने इमेजिन कर लिया कि ये ना कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ये है बार मैग्नेट है, तो ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है। अब हो सकता है ये बार मैग्नेट आप नॉर्थ पोल के बहुत क्लोज पहुंच गए हो, क्लियर, ये बार मैग्नेट इस फॉर्मेट में। तो जब आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो तो मतलब कैसे क्या है उस कंडीशन में, मतलब ना ये नॉर्थ पोल है, करेक्ट ना। तो जब आप इमेजिन करो आप यहां पे हो, ये कंडीशन में आप इस जगह पे हो, ठीक है, आप इस जगह पे हो, तो जब ये डायग्राम मैं बना रहा हूं तो उस डायग्राम के हिसाब से आप ऐसे दिख लो, अंडरस्टूड। आप इस फ्रेम में आके आप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, तो अब क्या हो गया, नॉर्थ इज ओ हियर, ये नॉर्थ पोल हो गया, बट ना अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो उसका इस साइड में कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। तो ये निडल है ना वो साउथ पोल की तरफ क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा। तो आपका जो निडल है ना वो पैरेलल नहीं बल्कि ऐसा टिल्टेड दिखेगा। सो यहां पे क्या होता है कि अगर इस पॉइंट को हमने फोकस किया तो ये किस तरीके से टिल्ट हो गया, तो ये किसकी डायरेक्शन में टिल्ट हो गया, ये टिल्ट हो गया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। फिर आप ना जो चीजों को आप स्टडी करो उसके फॉर्मेट में स्टडी करो, पैरेलल टू ग्राउंड। तो आपके हिसाब से जो ग्राउंड के पैरेलल हो गया वो ये लाइन हो गया, ठीक है, और दूसरा जो परपेंडिकुलर टू ग्राउंड हो गया वो ये लाइन हो गया। तो जो पैरेलल टू ग्राउंड है उसको आपने हॉरिजॉन्टल ले लिया है, दैट इज व्हाट BH। अगर उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ले लूंगा, और जो ये होगा वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्या बोल रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से ना कितने एंगल पे टिल्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं डेल्टा, दैट इज एंगल ऑफ डिप, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप। तो अब जैसे कि ये है, अब मैं अगर ना आगे बढ़ रहा हूं तो ये ऐसे ऐसे टिल्ट हो रहा है, तो अब ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल है तो फिक्स है ना, हॉरिजॉन्टल तो मेरे हिसाब से पैरेलल टू ग्राउंड ऐसा ही होगा, मैं कहीं पे भी चला जाऊं। लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअल मैग्नेट को क्या है एक्सपीरियंस का, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये देखो मेरा स्केल का जो है फिक्स है, और लेकिन क्या है जो मार्कर है वो क्या है टिल्ट हो रहा है। मैं पीछे आ रहा हूं तो मार्कर क्या है धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा ये पैरेलल हो जाएगा। तो जैसे आप पोल की तरफ जा रहे हो, ये क्या है इसका टिल्ट जो रहेगा वो बढ़ता जाएगा, तो मींस द डिप विल कीप इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो एक्चुअल जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिप, या एंगल बिटवीन द निडल एंड द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। तो अब इसके हिसाब से अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये कंपोनेंट का क्या नाम हो जाएगा, दिस कंपोनेंट का नेम इज B cos डेल्टा, और इस कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा B sin डेल्टा, क्लियर। अब इन्हीं पॉइंट्स को हमें कंटिन्यू करना है, तो जो हमें पहला पॉइंट मिला है वो क्या मिला है, B हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू B cos डेल्टा मिल गया, और B वर्टिकल की वैल्यू मिल गई B sin डेल्टा, क्लियर। अब क्या करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग और ईच साइड, सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो क्या होगा, ये BH का स्क्वायर ले लिया हमने,
ठीक है, प्लस क्या होगा बीबी का स्क्वायर होगा बीबी स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर लेकर हमने ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड का स्क्वायर ले लो, तो ये क्या होगा फर्स्ट का राइट हैंड साइड वैल्यू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा हो गया, ठीक है, इसका राइट हैंड साइड वैल्यू क्या होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा हो गया, सो ये क्या हो जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है, एंड व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, इट इज कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, तो कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा क्या होगा, सो कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या होगा बी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड रेज टू 2 प्लस बी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रेज टू 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो अभी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनली, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड रेज टू 2 प्लस वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रेज टू 2, गॉट इट। अब अगर इसको ना हमने डिवाइड कर दिया, इफ यू डिवाइड, किसको कैसे डिवाइड करोगे, तो डायरेक्शन के लिए ना हम हमेशा tan थीटा ऑप्टेन करना बेटर होगा, तो tan कैसे मिलेगा, अगर आपने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या मिलेगा आपको b sin डेल्टा, ठीक है, अपॉन b cos डेल्टा, कहां से मिला b sin डेल्टा डिवाइड बाय b cos डेल्टा, b sin डेल्टा किसकी वैल्यू है b वर्टिकल की वैल्यू है, b cos डेल्टा किसकी वैल्यू है b हॉरिजॉन्टल की वैल्यू है, तो b कैंसिल sin डेल्टा का वैल्यू क्या होगा tan डेल्टा हो जाएगा, तो ये क्या होगा b वर्टिकल अपॉन क्या होगा b हॉरिजॉन्टल, तो अब उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएंगे तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ b वर्टिकल एंड अपॉन b हॉरिजॉन्टल, समझ में आई बात। तो ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया b इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यहां पे b किस पर रिप्रेजेंट करेगा, b इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, जैसा मैंने बताया कि जब आप इक्वेटर पे होते हो ना, इक्वेटर पे व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू इक्वेटर और व्हेन यू आर इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर बेटर होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर से क्या होगा, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ आर इक्विडिस्टेंस, तो वहां पे जब आप स्टैंड होते हो ना, जैसे जनरली कभी ना एग्जाम में आप मैग्नेटिक इक्वेटर करके स्पेसिफाई नहीं करते हो, यू विल स्पेसिफाई इक्वेटर एंड पोल, सो व्हेन यू आर एट इक्वेटर, तो जो आपका मैग्नेटिक नीडल होता है ना, दैट इज वेरी पैरेलल टू व्हाट ग्राउंड, मतलब क्या हो गया कि आपका पूरे का पूरा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पैरेलल टू ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एज यू आर गोइंग टुवर्ड्स द पोल ये क्या होगा टिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बट व्हेन यू आर एक्जैक्टली एट द पोल ये वर्टिकल हो जाता है, तो वहां पे एंगुलर डिप की वैल्यू क्या होती है 90 होती है, तो एट इक्वेटर एंगुलर डिप की वैल्यू 0 होगी, एट पोल एंगुलर डिप की वैल्यू क्या होगी 90 होगी, तो ये पॉइंट को भी हम नोट कर लेते हैं। सो एट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होगा कि नीडल इज पैरेलल टू ग्राउंड, ठीक है, तो उसकी वजह से हमको क्या मालूम पड़ता है कि जो डेल्टा का वैल्यू होगा वो क्या हो गया 0 हो गया, एंगल ऑफ डिप इज 0, तो एंगल ऑफ डिप अगर 0 हो गया तो यहां पे मैंने कहा cos डेल्टा की वैल्यू देखी, cos डेल्टा मतलब cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और sin डेल्टा अगर मुझे देखना है तो sin 0, sin 0 का वैल्यू क्या होगा वो 0 होगा, तो अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लेते हैं हम लोग, तो B हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है B cos डेल्टा, बट cos डेल्टा की वैल्यू को क्या मिलेगी यहाँ पे 1 मिला है, तो जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा किसके इक्वल होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल, और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया B sin डेल्टा, तो sin डेल्टा की वैल्यू इस केस में क्या मिली है 0 मिली है, मतलब वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, कहां पे इक्वेटर पे, तो जब हम इक्वेटर पे स्टडी करते हैं तो ऐसा है इक्वेटर पे क्या होता है मैग्नेटिक नीडल इज पैरेलल टू ग्राउंड, मतलब पूरे का पूरा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कन्फाइंड होगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी कंप्लीटली इनटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि ना इक्विडिस्टेंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक यू कैन से अर्थ मैग्नेट, यानी तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेटिक इक्वेटर यू कैन से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों के इक्वल डिस्टेंस पे बैलेंस करने के चक्कर में क्या होगा पैरेलल हो जाएगा, बट इफ यू विल गो टुवर्ड्स द पोल, तो टुवर्ड्स द पोल अगर जाते हो तो एंगल ऑफ जो है ये डिप है वो क्या होगा चेंज होगा, अब नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो ऐसे टिल्ट होगा, अगर साउथ की तरफ जाओगे तो साउथ वाला एंड टिल्ट होगा, बट एंगल ऑफ डिप की वैल्यू आपको सिमिलरली लेनी है, तो अभी आपने क्या ले लिया एट पोल, तो अगर आप पोल पे ले रहे हो तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, अच्छा पोल पे क्या होगा नीडल इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, नीडल इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, है ना, परपेंडिकुलर के बेस हिसाब से कर लोगे तो ये 90 डिग्री हो गया, तो अब क्या हो गया cos डेल्टा दैट इज cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और अगर मुझे sin डेल्टा लेना है तो मतलब sin 90 की वैल्यू क्या होगी वो हो गया 1 हो गया, क्लियर, मैं ये पॉइंट को रख कर देता हूं, ये डायग्राम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब इस पॉइंट के हिसाब से अगर हम जा रहे हैं तो B हॉरिजॉन्टल की वैल्यू क्या हो जाएगी
बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, तो कॉस डेल्टा की वैल्यू क्या है इस केस में 0 है, और बी वर्टिकल की वैल्यू क्या हो गई बी साइन डेल्टा, क्लियर। तो बी साइन डेल्टा का वैल्यू इस केस में कितना हो गया 1 हो गया, तो ये क्या जाएगा बी। मतलब पूरे का पूरा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में कन्फाइंड होगा। मतलब जब ये आप ना इक्वेटर पे हो तभी ये पैरेलल टू ग्राउंड है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू पोल इट विल टर्न लाइक दिस। तो उस टाइम पे ये क्या होगा, पूरे का पूरा मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि जो चीजें मैंने बताई वो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आपको फील हुआ होगा तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि क्या है जब तक आप 3D में समझोगे नहीं तो थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि आपको काफी सारी चीजें इसमें इमेजिन करनी है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली तो आपको अर्थ शो नहीं कर सकते, बट फिर भी आई ट्राइड माय बेस्ट। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी बातें। थैंक यू वेरी मच।